नमस्कार, स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा के नए एपिसोड में। जैसा कि सरकार के द्वारा नया कानून पास किया गया है, टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट कानून, जो 2026 का ये कानून है, नया कानून है। और इससे आप पर क्या असर होगा, क्या क्या चीज़ें जो है इस नए कानून के अंतर्गत बदली गई है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, आज हमें वक्त देने के लिए। सर, ये जो सरकार के द्वारा अभी नया कानून पारित किया गया है, जो बिल था टैक्सेशन और अदर अमेंडमेंट बिल 2026, वो कितना बड़ा बदलाव है और इससे आम लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, अगर आप संक्षिप्त में हमें समझा पाए। देखिए अनुराग जी, सरकार जो ये बिल लेके आई है, टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2026, और मानसून सत्र में सरकार ने इसको पास करवाया। तो ये जो अमेंडमेंट है, ये बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ आई है और ऐसा नहीं कि रातों रात आ गई है। इसके पीछे कुछ भू राजनीतिक परिस्थितियां, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस जो पिछले 3-4 साल में, 3-4 महीने में खराब हुई हैं, उसके कारण से आ रहा है। अमेंडमेंट फरवरी 2026 में भी आई थी, आपको पता होगा। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2026 से हुआ। तो ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को एक अमेंडमेंट और लेके आनी पड़ी। तो इसको समझने के लिए हमको पिछले 3 महीने में, 4 महीने में जो ईरान अमेरिका में युद्ध हुआ, जिससे वार सिचुएशन से जो रुपये पे प्रेशर आया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कुछ कम हुए, कुछ एफआईआईज ने पैसा निकाला, तो उन सब के चैलेंजेस को देखते हुए ये अमेंडमेंट्स आई हैं। लेकिन जब अमेंडमेंट सरकार ने की हैं तो बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ की हैं। इसमें 7 अमेंडमेंट हैं। अगर मैं बताऊं तो 3 अमेंडमेंट ऐसी हैं जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके है, डाटा सेंटर को लेके है, रफ डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग को लेके, कि फॉरेन कंपनी यहाँ पे आइए, मेक इन इंडिया कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए और हम आपसे टैक्स में छूट दे देंगे। 3 ऐसी एडजस्टमेंट की हैं, 3 ऐसी अमेंडमेंट की हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्स पे डायरेक्ट छूट दी गई है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लेके आई, यानी आप मेक इन इंडिया के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेके आओ या डायरेक्ट लेके आओ। जैसे एफआईआईज को कहा है कि भाई अगर आप एफआईआई जाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो हम इंटरेस्ट और डिविडेंड पे टैक्स नहीं लेंगे उनसे। ये जून में ऑर्डिनेंस आ गया था, अब उसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। ऐसे ही फंड मैनेजर्स की रिलोकेशन को लेके इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। एक अमेंडमेंट कर दिया रीट्स को लेके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेके, कि हम डबल टैक्सेशन आपसे नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसके 4 बेसिक पर्पज है। एक, विकसित भारत 2047 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको अचीव करने के लिए। दूसरा, टैक्स सर्टेनिटी देना। जो फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनी जाती हैं, वो टैक्स की सर्टेनिटी चाहती हैं कि टैक्स की सर्टेनिटी बनी रहे। इसलिए जो अमेंडमेंट आई है ना अनुराग, आप देखेंगे उसमें टैक्स की एजम्पशन को साल दर साल नहीं किया गया है, 15 साल से लेके 25 साल तक की लगा एक एक मुश्त छूट दी गई है, वन शॉट में छूट दी गई है। तीसरा, जैसे मैंने बताया था कि फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करना, फॉरेन एक्सचेंज को। चौथा, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से। और पांचवा, जो रुपए की जो कीमत है जो डाउन जा रही थी, उसको स्थिर करना। तो ये पांचों ऑब्जेक्ट हैं और मुझे लगता है कि ये इसके कारण है। जो सरकार का कानून है टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट, तो इससे सर सबसे ज्यादा फायदा क्या किसको होगा, आम लोगों में? आम लोग इसे कैसे समझे कि भाई सबसे ज्यादा फायदा इसका किसको होगा? देखो, जैसे मैंने बताया कि 3 अमेंडमेंट ऐसी हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग या मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। हम उनको समझते हैं कि वो क्या अमेंडमेंट है। पहला, सरकार ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये अमेंडमेंट वैसे फरवरी 2026 में भी आ गई थी। सरकार ने कहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट लेके आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब सरकार ने 2 क्लैरिटी दी है। एक, पहले सरकार ने कहा था कि हम 5 साल के लिए छूट दे रहे हैं, यानी 2031 तक ये छूट दी गई थी। अब कह दिया 2041 तक, 2041 तक, यानी 15 साल तक आपको ब्लेंटेंट एग्जम्पशन हम दे रहे हैं टैक्स से। किसको दे रहे हैं? सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत इंडिया में इक्विपमेंट लेके आती है, होता क्या है अभी तक जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप
इंडिया में आके आपने कोई भी एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, कोई काम शुरू कर दिया, तो जो इंडिया ऑपरेशन से इनकम है, आपको उस पे भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें से इक्विपमेंट अगर आप यहाँ पे लगाते हो, बड़ा इक्विपमेंट लगाते हैं, तो भी पी की डेफिनेशन में आता था। सरकार ने कहा है कि कोई बात नहीं, आपकी पी बनती है, लेकिन आपको स्पेशल छूट दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में दी है, और आपको पता होगा 2014 से पहले हमारे देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट नहीं थी, 1 या 2 थी। आज हम मोबाइल पे सरप्लस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सरकार ने कहा है कि इसमें मोबाइल, सर्वर, लैपटॉप सब इसमें इंक्लूड है। आप आइए, हिंदुस्तान में बनाइए और हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। एक अमेंडमेंट और की है, वो कहा है कि कंपोनेंट, क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ पे जितना भी ये कंपोनेंट अभी भी बाहर से आते हैं, असेंबली ज़्यादा होती है। तो कहा कि आप कंपोनेंट का भी आप स्टोरेज में करते हैं और कस्टम बॉन्डेड स्टोरेज में रखते हैं, कोई फॉरेन कंपनी उसको मैनेज करती है, तो उसको भी इंडिया ऑपरेशन पे हम टैक्स में छूट देने जा रहे हैं। एक तो ये सरकार ने काम कर दिया, और आपको पता होगा कि जो हमारा डेफिसिट होता है, हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें जो ऑयल, पेट्रोल, डीजल तो है ही है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार का मंशा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में बढ़े। दूसरा जो काम किया है वो डाटा सेंटर को लेके किया है, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, बहुत आमूलचूल परिवर्तन, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। और आपको पता है सारी दुनिया डाटा और एआई पे आगे बढ़ने जा रही है। अब सरकार ने कहा है कि आप डाटा सेंटर इंडिया में आप बनाइए, लगाइए, या डाटा सेंटर इंडियन कंपनी अगर ओन करती है, आप इंडिया में आइए, पूरी दुनिया में क्लाउड सर्विसेज दीजिए, पूरी दुनिया में। और आपको पता होगा हमारे यहाँ पे डाटा प्रिवेसी बिल आ गया है, तो उसमें ये कह दिया गया है कि डाटा की लीकेज रोकने के लिए आपको डाटा को इंडिया में स्टोर करना जरूरी है। और आपको पता होगा बड़े बड़े डाटा सेंटर्स इंडिया में खुल रहे हैं, नोएडा में और आसपास गुजरात में, हरियाणा में बहुत बड़े डाटा सेंटर यहाँ पर आए हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनको जो फैसिलिटीज है पावर की और लैंड की, वो सब उनको दे रही है। अब क्या कहा है, अभी कहा है कि आप डाटा, अगर इंडिया में डाटा स्टोरेज की जो कंपनी है, डाटा सेंटर है, आप उसकी सर्विसेज लेते हैं और पूरी दुनिया में काम करते हैं, जो दुनिया में आप काम करेंगे, हम आपका पी, क्योंकि फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गया, बिजनेस कनेक्शन बन गया इंडिया के साथ में, उससे होने वाली आय को हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यानी फॉरेन कंपनी को हम बुला रहे हैं, आइए और हमारे डाटा सेंटर से पूरी दुनिया में सर्विसेज दीजिए। मगर एक काम सरकार ने कह दिया कि अगर आप इंडिया में ऑपरेशन करते हैं, यानी इंडिया में सर्विसेज देते हैं उस डाटा सेंटर से फॉरेन कंपनी, तो आपको इंडियन कंपनी के थ्रू देनी पड़ेगी। उस पे ऑफ कोर्स आपको 15% का एक सेफ हार्बर दे दिया कि वहां पे हम आपसे टैक्स ले लेंगे। अब इन दो से फायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया बढ़ेगा। डाटा सेंटर से हमारे यहाँ जो स्किल जो यूथ है, उसको बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट, उसको बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और बहुत बड़ा जो इन स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलने जा रही है। तो ये तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और जो स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम डेवलप है उसमें भी सहायता करेगा। ऐसे तीसरा काम किया रफ डायमंड को लेकर, रफ डायमंड की ट्रेडिंग माइनिंग को लेकर कह दिया कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, ट्रेडिंग करती है, माइनिंग करती है रफ डायमंड की, और हम बहुत बड़े मार्केट है रफ डायमंड के, आपको पता होगा सूरत तो बहुत बड़ा सेंटर है डायमंड्स का, तब भी हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। फॉरेन कंपनी का है कि इंडियन ऑपरेशन पे टैक्स नहीं लेंगे, हालांकि आपको नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स बनता है, पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। और ये सब छूटे डाटा सेंटर के लिए तो 2047 तक है, बाकी सबको 2041 यानी 15 साल की छूट दे दी। बिल्कुल, बहुत सारी छूट दी है सरकार ने नए कानून के अंतर्गत। लेकिन सर, जो रीट्स और इन्विट्स से जुड़ा हुआ जो बदलाव हुआ है, उसे निवेशकों को कैसे समझना चाहिए? पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रीट्स और इन्विट्स में जब निवेश किया जाता है तो उससे कमाई होती है, तो किस तरह से टैक्स लगता है, और अब कानून में बदलाव के बाद क्या बदलेगा? देखिए अनुराग जी, इसका श्रेय तो आपको भी जाता है। आपको ध्यान होगा जब बजट आया था, हम शो कर रहे थे, तो हमने माननीय वित्त मंत्री से एक अनुरोध किया था कि ये टेक्निकल फ्लॉ रह गया है, और शायद माननीय वित्त मंत्री तक हमारी बात पहुंच गई है, तो उस फ्लॉ को इस बार दूर किया गया है। अभी आपने जो पूछा रीट्स होते क्या है, आपको पता होगा हमारे यहाँ पे दो तरह के रियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट्स और रिट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये क्या होते हैं? ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं, इनको हम एआईएफ भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें यूनिट्स, ट्रस्ट यूनिट्स इशू करता है इन्वेस्टर्स को, और हमने बहुत सारे ट्रस्ट फंड्स को एग्जम्पशन दिया। अबू धाबी का जो पैसा आता है, हमने अबू धाबी ट्रस्ट फंड के लिए स्पेशल एग्जम्पशन दे रखी है कि आप आइए, पैसा लगाइए इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे।
तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, क्योंकि इतने बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतना रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, उसके जो पैसा लगाता है यूनिट होल्डर, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब उसको पास थ्रू स्टेटस दे दिया था हमने। पास थ्रू स्टेटस का मतलब है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कंपनी से जो डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रेंट आएगा, वही पैसा वो अपने यूनिट होल्डर को बांटेगी। तो अगर ट्रस्ट भी टैक्स दे और यूनिट होल्डर भी टैक्स देगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को टैक्स में छूट दे दी थी, पास थ्रू स्टेटस। ये कह दिया था कि इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम जब शेयर होल्डर के हाथ में जाएगी तो शेयर होल्डर टैक्स देगा, ट्रस्ट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको कहते हैं पास थ्रू। हाँ, बिजनेस इनकम पे ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ता था। अब हुआ क्या कि जब नया रिजीम आया, एक जैसे इनकम टैक्स में नया रिजीम और ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम है इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसे ही कंपनी लॉ में भी एक ओल्ड रिजीम है, एक नया रिजीम है। ओल्ड रिजीम क्या कहता है कि आपको 400 करोड़ तक की टर्नओवर 25% टैक्स देना है, 400 करोड़ से ऊपर 30% टैक्स देना है। अगर आप नए रिजीम में चले जाते हैं तो आपको टैक्स का रेट था 22% फ्लैट, चाहे आपकी टर्नओवर 2 करोड़ हो और चाहे 200 करोड़ हो, चाहे 2000 करोड़ हो, 10% सरचार्ज के साथ में। ये नया रिजीम था। अब जब ये पास थ्रू स्टेटस की बात आई तो क्या हुआ कि जैसे ही आप नए रिजीम में जाते थे तो आपको पास थ्रू स्टेटस नहीं मिला करता था। बिल्कुल। वहां पे बैन लग जाता था क्योंकि वो अमेंडमेंट नहीं कर पाए थे। हाँ, हाँ। अब अमेंडमेंट कर दिया। अब कह दिया आप नए रिजीम में जाओ या पुराने रिजीम में जाओ, पास थ्रू स्टेटस डिविडेंड पे इंटरेस्ट की इनकम पे आपको मिलेगा। और हाँ, थोड़ा सा सरकार ने फिर जेब ढीली करने के लिए कह दिया है कि आपका जो सरचार्ज है उसको 10 की जगह 25% कर दिया है। वेलकम मूव है, क्योंकि हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं भारत तो को सर, जो बनाना। रीट्स और इनविट्स में निवेश करते हैं उन लोगों को क्या चीज जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से एसआईपी के अंदर हमने ग्रोथ दिखी और कई सारे लोगों का मानना है कि आगे चल के उसी तरह की ग्रोथ अब रीट्स और इनविट्स में भी दिखेगी। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है, रीट्स और इन्विट्स का बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप, और लोग बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्विट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, जब आपको इनकम स्टेटमेंट आती है, बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। और पीछे एक बजट में अमेंडमेंट आई थी कि अगर आपको कोई पैसा रिफंड आ रहा है तो हम उस पर टैक्स दे लेंगे, बाद में सरकार ने उसको बैकआउट कर लिया था। आपको जो स्टेटस आता है उसमें दो तरह की इनकम आपको आती है। एक इनकम आती है जिसपे उससे टैक्स दे दिया ट्रस्ट में, जहां ट्रस्ट में टैक्स दे दिया उस पे आपको टैक्स नहीं देना, जहां ट्रस्टेड टैक्स दे दिया उस पे आपको टैक्स देना है। ये आपको इन्वेस्टर को ध्यान में रखना है कि उस स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना है, और स्टेटमेंट को रिकंसाइल करने के बाद में देखना है कि कौन सी इनकम है जिसमें मुझे भी टैक्स देना है। लोग गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जो मेरे को पैसा आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि ट्रस्ट टैक्स दे चुका है, फंड टैक्स। ऐसा नहीं है, आधी इनकम पे वो टैक्स देते हैं, आधी पे आपको टैक्स देना है। मैंने जब एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट की इनकम पे आपको टैक्स देना है, डिविडेंड पे आपको टैक्स देना है, तो वो आपको टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। तो आप उसको रिकंसाइल जरूर कीजिए और अपने एआईएस से भी रिकंसाइल कर लीजिए। बिल्कुल, एएफ से रिकंसाइल जरूर करें। सर, सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एफपीआईज को कई सारी छूट दी है। इसके अलावा जो एनआरआईज है उनके लिए भी आरबीआई के द्वारा जो स्पेशल स्कीम खोली गई है एफसीएनआर वाली, वहां पर भी छूट दी गई है। तो वहां पर जो है, अब देखिए सर, बहुत जबरदस्त रुझान भी मिल रहा है, लगातार एनआरआईज के द्वारा डिपॉजिट्स की जा रही है। तो उस डिपॉजिट्स पे जो इनकम होगी, जो ब्याज होगा, वो किस तरह से कैलकुलेट होगा टैक्सेशन के लिहाज से? देखिए, हमारे यहाँ पे नियम ये कहता है, दो अलग अलग बातें आपने मेरे से पूछी, मैं पहली बात का जवाब देता हूँ। पहले तो जो एफआईआईज को छूट देने की बात है, पीछे मार्केट में ये कहा था कि एफआईआईज ने बहुत पैसा निकाला है और वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने उनको अट्रैक्ट करने के लिए कहा है कि उसके दो नुकसान होते हैं। मार्केट तो थोड़ा सा सेंटिमेंट्स लो होते हैं, साथ में हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है, उस पर भी डिप्लीशन आता है। तो सरकार ने ये कहा था जून में कि अगर एफआईआईज या फॉरेन बैंक्स इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे, पहली बात तो ये रखना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए वो, तो हम उस पे कैपिटल गेन टैक्स से और इंटरेस्ट की जो इनकम होती है उस पे टैक्स से हम आपको छूट देने जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो छूट अब क्योंकि अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तो अब पार्लियामेंट में एक्ट में पास 6 महीने के अंदर वो ऑर्डिनेंस को पास करना जरूरी होता है, तो उससे सरकार ने उस एक्ट को पास करवा दिया है। एक बात तो ये। दूसरा,
जो एनआरआई की बात आपने की है, वही रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा था कि आप एनआरआई में अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज आप लेके आते हैं, तो हम उस पे आपको, और आपको पता होगा कि एनआरई अकाउंट में क्योंकि टैक्स रेट इंटरेस्ट कम मिलता है, अब तो बढ़ा दिया सरकार ने, तो उससे होने वाली जो इनकम होती है वो सेक्शन 10 में जाके एग्जम्प्ट हो जाती है। तो उसकी एग्जम्पशन बाय डिफॉल्ट नॉन रेजिडेंट को है ऑलरेडी, नॉन एनआरआई को पहले ही है उसकी एग्जम्पशन। अब क्योंकि आपको इंटरेस्ट फालतू मिल रहा है तो आप उसको पैसा लेके आप आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपने अभी पीछे जो न्यूज आइटम पढ़ा होगा सिंगापुर में, विशेषकर सिंगापुर के जो लॉज कहते हैं, वो कहते हैं बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वहां से लोन लिया और इंडिया में वो आर्बिट्राइज कर दिया कि वहां से इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा। तो वहां पर आपको पता होगा विद होल्डिंग टैक्स है ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसको लेके इशू है। तो आप अगर सिंगापुर से हैं विशेषकर, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विद होल्डिंग टैक्स 10% का लग जाएगा। सर यही हमारे दर्शकों की लिए सर मैं आपसे समझना चाहता था कि जो एनआरआई निवेश कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, वो क्या कंट्री वाइज भी अलग अलग डिपेंड करेगा कि अगर जो दुबई का एनआरआई है वो अगर निवेश कर रहा है तो उसके लिए अच्छा रिटर्न है, सिंगापुर का एनआरआई अगर निवेश कर रहा है यानी डिपॉजिट्स में पैसा लगा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं है, यूके से जुड़ा हुआ यूके में रहने वाला एनआरआई है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं। तो ये कंट्री वाइज कैसे जो आप डिपॉजिट्स में पैसा लगाएंगे उसमें आपको फायदा या कम फायदा होगा? देखिए अनुराग, हमारे यहाँ पे और पूरी दुनिया में जो टैक्स के लॉज हैं उसमें क्या कहा गया है, एक होता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एक होता है सोर्स ऑफ इनकम का कंट्री। आप दुबई में रहते हैं, 182 दिन से ज्यादा आप दुबई में रहे तो आप दुबई के रेजिडेंट हो गए, और आपने भारत से कोई इनकम है तो हम कहते हैं सोर्स इंडिया में है उसका और रेजिडेंट आप वहां के हैं। ऐसे अगर हम रिवर्स कर ले, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, 182 दिन ज्यादा मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो मैं रेजिडेंट हिंदुस्तान का हो गया, और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट मान लो यूके में की या सिंगापुर में की, और मुझे वहां से इनकम आ रही है, तो सोर्स मेरा वो कंट्री माना जाएगा, रेजिडेंट मेरा ये माना जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो रेजिडेंट कंट्री होता है वो कहता है कि मैं आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स दूंगा। जो भी भारत का रेजिडेंट है उसको दुनिया में किसी भी कोने में इनकम अगर होती है तो भारत सरकार को राइट है उस पर टैक्स लेने का। अब आप कहोगे साहब मैं ब्रिटेन में टैक्स दे के आ चुका या सिंगापुर में टैक्स दे के आ चुका, अब फिर इंडिया भी टैक्स दे रहा है तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो उसके लिए हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटी डबल ए कर रखे, कंट्री टू कंट्री। और ये सब सारी दुनिया ने कर रखे हैं, मतलब हमने भी 100 से ज्यादा देशों से डीटी डबल ए कर रखे हैं। अब होता क्या है कि जब इन दो कंट्रीज के बीच का मामला होता है, तो आपने मेरे से सवाल पूछा कि दुबई वाला अलग होगा, सिंगापुर वाला अलग होगा, यूके वाला अलग होगा। भारत की नजरों में सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो जिस देश का रेजिडेंट है उसको उस देश का कानून भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हिंदुस्तान भारत का रेजिडेंट हूँ तो मुझे भारत के रेजिडेंट के हिसाब से कानून पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने सिंगापुर का आपको केस बताया वो एक स्पेसिफिक केस है। सिंगापुर में उस इंटरेस्ट पे टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, हो सकता है दुबई में ना लगता हो या यूके में ना लगता हो। तो आप जहाँ के रेजिडेंट हैं, अगर आप फॉरेनर हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो आपको अपने कंट्री के लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे कि हमारे यहाँ पे टैक्स का नियम क्या है, क्योंकि जो मैं टैक्स यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ हो सकता है आप यहाँ पे उसको टैक्स लग जाए, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सर बाकी जो एनआरआई निवेशक होते हैं उनको सरकार के द्वारा छूट दी गई है अगर वो जो विदेशी मुद्रा का निवेश करते हैं डिपॉजिट्स वगैरह में। हाँ, हमने तो छूट दे रखी है। देखिए हमारे जो एनआरआई, एक दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो है नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक ऐसे नॉन रेजिडेंट हैं जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, हम उनको छूट नहीं देते हैं, हम एनआरआई को छूट देते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो होते हैं उनको हम छूट देते हैं। तो उसमें तो हमने कह दिया क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन ही है उसको एनआरई सेविंग अकाउंट खोलने की या खोल सकता है वो। तो उसमें हमने पहली छूट दे रखी है उनको कि आप अगर फॉरेन करेंसी में हमारे यहाँ अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। हाँ, एनआरओ अकाउंट में जो होता है, जो ब्याज आता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, क्योंकि एनआरओ अकाउंट होता है रुपी अकाउंट होता है, उससे जो ब्याज आता है, उस पे जो इंटरेस्ट आता है, उस पे पूरा 30% का टैक्स बैंक ही विदहोल्ड कर लेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो टैक्स फ्री नहीं होता है। केवल फॉरेन करेंसी के जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में आप रखते हो, उस पे हमें टैक्स में छूट देते हैं। ये, और ये केवल नॉन रेजिडेंट को अलाउड है और किसी को अलाउड। अंदर एक और ट्रेंड चला है कि बहुत सारे जो निवेशक है वो गिफ्ट सिटी के थ्रू
अलग अलग देशों के अंदर निवेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गिफ्ट सिटी के थ्रू जो म्यूचुअल फंड है वो भी काफ़ी चलन में है, क्योंकि लोग जो है वो बाकी के देशों के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वहां पर भी निवेश करना चाहते हैं। तो गिफ्ट सिटी के थ्रू जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा है या फिर स्टॉक्स में निवेश किया जा रहा है, भारतीय लोगों का जो भारत के टैक्स पेयर्स है और उनकी जो कमाई हो रही है, वहां पर टैक्स की गणित कैसे होती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर गिफ्ट सिटी का अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो समझो कि गिफ्ट सिटी भारत में है, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है टैक्स के पर्पज़ के हिसाब से। यानी वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी बना दी टैक्स के पर्पज़ के हिसाब से। वहाँ पे आप फ़ॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ़ॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ़ॉरेन करेंसी में पैसा ले सकते हो। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? अदरवाइज़ आप अगर इन दिल्ली में पैसा लेंगे, तो आपको इंडियन करेंसी में पैसा मिलेगा। आप गिफ्ट सिटी में बैठे हो, तो आपको फ़ॉरेन करेंसी में पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमने टैक्स के नियम वही फ़ॉरेन वाले दे रखे हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी छूटें दे रखी हैं। मैट से हमने छूट दे रखी है और बहुत सारी छूटें हमने दे रखी हैं। तो गिफ्ट सिटी अपने आप में ही एक अलग वो है, जहाँ पे समझ लीजिए कि हमने एक क्योंकि अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? अल्टीमेट पर्पज़ है कि हमको अपने फॉरेन रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करना है और लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस देना है। जो जो बहुत सारे लोग टैक्स हेवन में जाके काम करते हैं, उनको कह दिया कि आप आइए गिफ्ट सिटी में काम कीजिए, फॉरेन करेंसी में काम कीजिए, हम आपको रोकने नहीं जा रहे। तो सर ये तो फिर फायदे का सौदा है लोगों के लिए, क्योंकि जब हम भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो कैपिटल गेन वहां पर लॉन्ग टर्म में 12.5%, लॉन्ग टर्म के अंदर 12.5%, शॉर्ट टर्म में 20% लगता है। तो आप गिफ्ट सिटी के थ्रू ही विदेशी बाजार में निवेश करिए और आपको टैक्स से तो काफी राहत मिलेगी और रिटर्न भी विदेशी बाजारों में अच्छा मिल रहा है। नहीं, जो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड इतना आसान नहीं है और गिफ्ट सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेने हैं, आपको सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जाके गिफ्ट सिटी में जाके और एक्सपोर्ट कर देगा और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आपको ब्लेंटेड टैक्स पे एग्जम्पशंस नहीं होती हैं। ये थोड़ा-सा बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको दोनों टैक्स के लॉज़ भी देखने हैं, फिर आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और फिर हमने ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल कंप्लीट छूट दे रखी है, हमने कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस दे रखी हैं। आपको उसका भी ध्यान रखना है और नियम कायदों का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। और सर चलिए सर, कोई जो गिफ्ट सिटी से जरिए निवेश नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्ट ही, क्योंकि आजकल सर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ये मौका देते हैं कि आप एप्पल का शेयर खरीद लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीद लीजिए, और कई सारे लोग वो खरीद भी रहे हैं। तो वहाँ और वो शेयर जो है वो डॉलर में खरीदे जाते हैं और फिर अगर वहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलने पर अगर वो शेयर बेचे जाएंगे तो वहाँ पर कैपिटल गेन की गणना भारत के नियम टैक्स नियमों के अंतर्गत किस तरह से होगी? देखिए अनुराग, मैंने आपको बताया कि 2 तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, एक होता है रेजिडेंस बेस्ड टैक्स, एक होता है सोर्स बेस्ड टैक्स रिजीम। हमारे यहाँ सिटीजनशिप बेस्ड टैक्सेशन नहीं है, जैसे यूएसए में। यूएसए कहता है कि मेरा सिटीजन कहीं भी रहे मैं टैक्स दे लूँगा, चाहे यूएसए में रहता है, चाहे नहीं रहता। हमारे यहाँ नियम ये है कि इफ यू आर इन इंडिया, अगर आप भारत में 182 दिन से ज़्यादा हैं, तो आपका स्टेटस रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कोई फॉरेन सिटीजन भी 182 दिन ज़्यादा इंडिया में रहेगा, तो उसका स्टेटस भी रेजिडेंट बन जाएगा और फिर उसको ग्लोबल इनकम टैक्स देनी है। सारी दुनिया में जहाँ भी इनकम कमाएगा, उसको इंडिया में टैक्स देनी है। लेकिन अगर उस देश पे कोई टैक्स दे के आया है, तो उसका क्रेडिट हम आपको दे देंगे। जैसे आपने कहा एप्पल का शेयर आपने यूएसए में परचेज किया, आपने वहाँ पे यूएसए में टैक्स इनकम कमाई, यूएस की कंपनी क्या करेगी, आपका कैपिटल गेन पे टैक्स विदहेल्ड कर लेगी। 10%, 5% जो भी उसका रेट होगा, ठीक है? अब जब इंडिया में आते हैं, आप इंडिया में उसी इनकम को दिखाएँगे। अगर हमारा टैक्स उतना ही बनता है जितना यूएसए का टैक्स है, तो फिर तो हम आपसे टैक्स लेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर हमारा ज़्यादा बनता है और आप कम दे के आए हैं, तो डिफरेंस हम आपसे टैक्स ले लेते हैं। ये सिंपल गणित है। बिल्कुल, आखिरी सवाल होगा सर, जो नया कानून पास हुआ है वहां पर एमडीआर से जुड़ी हुई चीजें भी साफ की गई है, तो हमारे दर्शकों को बताइए सर, उससे लोगों पर क्या असर होगा? देखिए अनुराग, जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस हैं, डिजिटल पेमेंट है, 2016 में शुरू हुई थी और आज इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और गर्व की बात है भारत के लिए कि दुनिया की 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रही हैं, पूरी दुनिया की 50%। अब डिजिटल से क्योंकि पेमेंट हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जितने भी ये जो प्लास्टिक कार्ड वाली पेमेंट्स होती थी, डेबिट क्रेडिट कार्ड वाली, उसमें एमडीआर चार्जेस लगते थे, 0.2 से लेकर 0.3% तक। यूपीआई में अभी कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। सरकार ने बड़ा साफ किया है कि इस बिल को पास करवाने का मतलब ये नहीं कि हम कोई चार्जेस लगा रहे हैं या लग चुके हैं, लगाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
एक जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो विधायी कार्य है, वो सरकार ने पूरा कर लिया है कि देर सवेर हम लगा सकते हैं। लेकिन उसमें 3 चीज़ें सरकार ने बड़ी क्लियर कर दी है। नंबर 1, P2P जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होती है, पर्सन टू पर्सन, उस पे यूपीआई चार्जेज़ नहीं होंगे, 1। नंबर 2, कंज्यूमर पे कोई भी चार्जेज़ नहीं होंगे। कंज्यूमर पे नहीं करेगा। नंबर 3, चार्जेज़ आएँगे तो मर्चेंट के ऊपर आएँगे, जो मर्चेंट है उससे चार्जेज़ लिए जाएँगे और ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन में ही लिए जाएँगे, जो भी प्लास्टिक मनी के भी जो दूसरे मोड हैं उनके उसमें होगा। और चौथी बात, सरकार एक मिनिमम लिमिट दे तय करने जा रही है कि 2000 से ऊपर, 5000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन होगी, उसी पे एमडीआर चार्जेज़ लगेंगे। तो 3-4 बातें सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने लोक राज्यसभा के पटल पे भी साफ किया है कि अभी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आएगा तो बहुत सोच समझ के और सबसे विचार विमर्श करने के बाद में, क्योंकि आम आदमी जुड़ा हुआ है इसमें। आप देखो ना, रेहड़ी वाला है, बर्तन वाला है, पान वाला है, चाय वाला है, मजदूर है, सब लोग यूपीआई से पेमेंट है ले और रहे हैं। सरकार तो के द्वारा सरकार इसको उसको क्लियर भी डिस्करेज कर दिया गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 के अंदर जो मुख्य बातें थी वो हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरह से एक आम आदमी कनेक्ट कर पाए उस तरह से समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। तो टैक्स मंत्र के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। धन्यवाद।